बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई इंक्लूड इंटेरोकोकाई एंड नॉन इंटेरोकोकाई। इंटेरो का मतलब होता है रिलेटेड टू आवर इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रिलेटेड है, ठीक है। इंटेरोकोकाई दोज कोकाई विच आर प्रेजेंट इन आवर जीआई सिस्टम नॉर्मली, ठीक है, which is called our normal flora, and non-enterococci which are not present in our GI system. Enterococci example Enterococcus facialis and Enterococcus faecium। ये दो स्पीशीज होंगी जो कि आपको हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में मिलेंगी नॉर्मली। उसके बाद नॉन इंटेरोकोकाई में स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो कि नॉर्मली किस जगह पे मिलेगा आपको, मिल्क के अंदर, ठीक है। अगर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो कुछ इस तरह की उसकी अपीयरेंस होगी ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई की। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस यानी कि ये काऊ का साइन बनाया हुआ है कि यानी कि काऊ मिल्क में मिलता है। हेमोलाइटिक रिएक्शंस ऑफ ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई इज वेरिएबल। Most are alpha hemolytic but some are beta hemolytic and other are non hemolytic। आपको पता है कि जो अल्फा हेमोलाइसिस है वो है इनकम्प्लीट और पार्शियल हेमोलाइसिस। बीटा हेमोलाइटिक मींस कंप्लीट हेमोलाइसिस। अदर्स आर गामा हेमोलाइटिक और नॉन हेमोलाइटिक यानी कि वो कोई हेमोलाइसिस नहीं करवाएंगे। तो ग्रुप डी के अंदर वेरिएबल होते हैं कि अल्फा हेमोलाइटिक भी हैं, बीटा भी हैं और नॉन हेमोलाइटिक भी हैं, ठीक है। अल्फा हेमोलाइसिस यानी कि पार्शियल हेमोलाइसिस काज करवाता है। बीटा हेमोलाइसिस मींस कंप्लीट हेमोलाइसिस। गामा मींस नो हेमोलाइसिस। क्लियर है, समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। उसके बाद पढ़ते हैं कि ये कौन कौन सी डिजीज़ काज करवा सकता है ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई। इंटेरोकोकस faecalis is an important cause of hospital acquired urinary tract infection and endocarditis। जो इंटेरोकोकस faecalis है वो क्या चीज़ काज करवा सकता है? हॉस्पिटल अक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि हॉस्पिटल अक्वायर्ड, हॉस्पिटल से ये इन्फेक्शन एक मरीज के अंदर इंटर होगी और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट कर सकती है? यूटीआई काज करवा सकती है और एंडोकार्डाइटिस काज करवा सकती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कौन सा है? इंटेरोकोकस faecalis। उसके बाद है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स और कैथेटराइजेशन यानी कि कैथेटर, अगर इन्फेक्टेड कैथेटर को पास किया जाए, ठीक है, और उस कैथेटर की वजह से इन्फेक्शन हो जाए, तो अगर यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन वो कैथेटर पास की गई होगी तो उसकी इन्फेक्शन काज करवा देगी जिसको यूटीआई का नाम देंगे। अगर वो कैथेटर हार्ट के अंदर पास की गई हो, ठीक है, तो हार्ट की एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन करवा देंगे जिसको हम एंडोकार्डाइटिस का नाम देते हैं। कैथेटराइजेशन एंड गट और ब्लैडर सर्जरी और इंस्ट्रूमेंटेशन वही सेम चीज़ है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे यूटीआई तक पहुंचे, ठीक है, या हमारी गट की सर्जरी की, क्योंकि हमारी गट के अंदर ये नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मली पाए जाते हैं, तो गट से फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये काज करवा सकते हैं यूटीआई और एंडोकार्डाइटिस। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की। आल्सो काजेज एंडोकार्डाइटिस। जो बोविस है वो क्या काज करवा सकता है? एंडोकार्डाइटिस। फिसेलिस यूटीआई और एंडोकार्डाइटिस दोनों काज करवा सकता है, लेकिन जो बोविस है वो कौन सा? एंडोकार्डाइटिस काज करवा सकता है। इंटेरोकोकाई आर द मेंबर, अपना माइक बंद रखें, ठीक है। इंटेरोकोकाई आर द मेंबर्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। ये नॉर्मल फ्लोरा के मेंबर्स हैं यानी कि नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। नॉर्मल फ्लोरा का काम क्या होता है कि ये हमारी इंटेस्टाइन का जो नॉर्मल फ्लोरा है उस वो काम क्या कर रहे हैं कि वो अपने एक स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई और बैक्टीरिया इस जगह पे आके ग्रो ना हो। उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि किसी भी और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो उधर आके ग्रो नहीं उनको करने देंगे, जिससे गैस्ट्रो एंट्राइटिस के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे।
उसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में ये डिजीज़ भी काज नहीं करवाएंगे, ठीक है। नॉर्मली हर एक के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ये प्रेजेंट हैं और ये डिजीज़ काज नहीं करवाते, सिर्फ उन्हीं कंडीशन में डिजीज़ काज करवाते हैं जब इनको इनका वो फेवरेट इन्वायरमेंट मिले, यानी कि इम्यून सिस्टम वीक हो, या इनको गट सर्जरी हो। गट सर्जरी होगी तो ये गट से निकल के किसी और बॉडी पार्ट में चले जाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करवा देंगे। या हॉस्पिटल में जब कैथेटराइजेशन की जाती है, फोलिस कैथेटर पास की जाती है, अगर वो इन्फेक्टेड हो तो ये यूटीआई में यूटीआई काज करवा सकते हैं, लर्ज यूटीआई, ठीक है। उसके अलावा अगर हार्ट की कैथेटराइजेशन की जाए तो हार्ट के अंदर जाके एंडोकार्डाइटिस काज करवा सकते हैं। Normal flora of the colon and are noted for their ability to cause urinary, biliary and cardiovascular infection. क्या क्या काज करवा सकते हैं? यूरिनरी इन्फेक्शन काज करवा सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर इन्फेक्शन काज करवा सकते हैं और बिलियरी इन्फेक्शन काज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंटेरोकोकस एंड नॉन इंटेरोकोकस। जो इंटेरोकोकस और नॉन इंटेरोकोकस के दरमियान डिफरेंस है, अब हम उसको देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। Enterococcus can cause UTI and endocarditis. Non-enterococcus can also cause these two conditions, UTI and endocarditis. Very hardy organisms, less hardy organisms, यानी कि इनको hard to treat. These organisms, non-enterococcus are not very hard to treat. जो enterococcus हैं, they can grow in hypertonic 6.5% सिलाइन और इन द बाइल, यानी कि ये बाइल को भी रेजिस्ट करेंगे और अप टू 6.5% सेलाइन सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, अगर उसके अंदर इनको ग्रो किया जाए तो ये उसके अंदर भी ग्रो कर जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, ये बाइल को भी फेस करते हैं, ठीक है, और ये हाइपरटोनिक जो मीडिया है उसको भी फेस करते हैं, इसलिए ये रेजिस्टेंट होते हैं, ये उस मीडिया के अंदर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन नॉन इंटेरोकोकस जो होते हैं, दे आर इनहिबिटेड बाय 6.5% सोडियम क्लोराइड। उनको अगर 6.5% सेलाइन के अंदर या सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर उनको ग्रो करने की कोशिश की जाए तो वो उस जगह पे ग्रो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटेरोकोकस आर नॉट किल्ड बाय पेनिसिलिन जी। जो इंटेरोकोकस हैं वो पेनिसिलिन जी से उनको किल नहीं किया जा सकता, बट नॉन इंटेरोकोकस कैन बी किल्ड बाय पेनिसिलिन जी। ये डिफरेंस एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये हार्डी ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? मीन्स हार्ड टू ट्रीट, ढीठ किस्म के होंगे, ठीक है। ये जो इंटेरोकोकस हैं ये ढीठ होते हैं, मीन्स इनको ना तो हाइपरटोनिक जो इन्वायरमेंट है वो किल कर सकता है, ना ही इनको बाइल है, बाइल के अंदर भी नहीं ये किल होते हैं। जो दूसरे हैं वो हाइपरटोनिक सलाइन में भी किल हो जाएंगे और बाइल के अंदर भी किल हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखें जो ठीक है सर। इंटेरोकोकस हैं वो पेनिसिलिन जी भी उनको किल नहीं कर सकता, इसलिए इनको हार्डी ऑर्गेनिज्म कहा है कि ये हार्ड टू ट्रीट है, ठीक है। उनको इन मीडियाज़ के अंदर, इन मीडियाज़ के थ्रू उनको किल करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन दूसरे जो नॉन इंटेरोकोकस हैं वो इन सारे मीडियाज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, इजीली इनके साथ किल हो जाते हैं। समझ आ गई? यस सर। उसके बाद बात करते हैं इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई हाइड्रोलाइज एस्कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल, ठीक है। दे प्रोड्यूस अ ब्लैक पिगमेंट ऑन द बाइल एस्कोलिन अगार, यानी कि ये एक डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट है कि हाइड्रोलाइज एस्कोलिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर बाइल के अंदर इसको ग्रो करेंगे तो ये जो एस्कोलिन होगा उसको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, और जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उस टेस्ट को हम करने के लिए बाइल एस्कोलिन अगार यूज़ करते हैं। The group T organisms are further subdivided, the enterococci which grow in hypertonic, whereas the non-enterococci which don't। यानी कि यही वही डिफरेंस है जो हमने अभी अभी पीछे पढ़ा है। ये देखें, ये इंटेरोकोकाई फेसियम है, जिसको अगर हम एस्कोलिन अगार के अंदर यानी कि ग्रो करवाएं तो उसका क्या करवाया जाएगा, ब्लैक पिगमेंटेशन उसकी करवा देगा, ठीक है। यानी कि उसका जो कलर होगा नॉर्मली किस तरह का होगा, इस तरह का, लेकिन उसको ब्लैक करवा देगा। अगर तो ब्लैक हो जाए बाइल एस्कोलिन अगार, ठीक है, दैट मीन्स एस्कोलिन जो
हाइड्रोलाइज टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, अगर ब्लैक ना हो, उसका कलर चेंज ना हो, दैट मीन्स एस्कोलिन टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, एस्कोलिन हाइड्रोलाइज टेस्ट। यहाँ तक क्लियर है, समझ आई है? जी सर। यस सर। पॉजिटिव में क्या होगा कि उसकी ब्लैक पिगमेंटेशन करवा देगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा, अगर कलर चेंज ना हो दैट मीन्स नेगेटिव। आइडेंटिफिकेशन स्कीम यानी कि उसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नॉन हीमोलाइसिस ऑन द ब्लड अगर जो नॉन हीमोलाइटिक बैक्टीरिया हैं जिनको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है ब्लड अगार के ऊपर, हमने उनको ग्रो करवाया, एक ने अल्फा हीमोलाइसिस करवा दी, एक ने बीटा हीमोलाइसिस करवा दी, एक ने कोई भी हीमोलाइसिस नहीं करवाई। ठीक है, जिसने कोई भी हीमोलाइसिस नहीं करवाई उसको हम फर्दर आगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बाइल एस्कोलिन अगार के ऊपर ग्रो करवाएंगे। अगर बाइल एस्कोलिन अगार नेगेटिव है दैट मीन्स नॉन हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, उसको अलहदा कर दो। उसको आगे मजीद जो पॉजिटिव आ जाएं, पॉजिटिव को आगे मजीद आपने 6.5% सोडियम क्लोराइड के अंदर ग्रो करवाना है। ठीक है, 6.5% के अंदर जब हम ग्रो करवाएंगे जो तो पॉजिटिव होंगे दैट मीन्स दीज आर इंटेरोकोकाई, ग्रुप डी इंटेरोकोकाई। ठीक है, एंड दोज हु आर नेगेटिव यानी कि जिनका कलर चेंज नहीं होगा दैट मीन्स दोज आर ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई, नॉन इंटेरिक ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, जिनका कलर चेंज नहीं होगा वो नॉन इंटेरिक होंगे, और जिनका कलर चेंज हो जाएगा दैट मीन्स दे आर इंटेरिक स्ट्रेप्टोकोकाई, इंटेरोकोकाई। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। इंटेरोकोकस सिनर्जिस्टिक कम्बिनेशन ऑफ पेनिसिलिन एंड एन अमाइनोग्लाइकोसाइड, यानी कि पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड को हम कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगे। सिनर्जिस्टिक का इफेक्ट होता है कि अगर हम दोनों को अलग-अलग यूज़ करें, ठीक है, दोनों का जितना इफेक्ट होगा अगर हम उसको ऐड करें और ऐड करने जब हम इनको कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे, अगर दोनों के इफेक्ट को ऐड किया जाए तो उससे भी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होगा, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को ये दोनों ड्रग्स इंक्रीज कर देती हैं इन केस ऑफ इंटेरोकोकाई। ठीक है, एक दूसरे के लिए सिनर्जिज्म का काम करती हैं, एक दूसरे के लिए सिनर्जिस्टिक है। ठीक है ना, ये कम्बिनेशन जो है यानी कि दोनों आप एक दूसरे के इफेक्ट्स को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, उसके अलावा वेंकोमाइसिन इज एन अदर ड्रग टू ट्रीट, वेंकोमाइसिन के साथ भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। लिनिजोलाइड एक ड्रग ग्रुप है, जो आगे नाम लिखे हुए हैं ये हैं ब्रांड नेम्स। ठीक है, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने याद रखना है लिनिजोनाइड एंड डेप्टोमाइसिन। ये उनके जेनरिक नेम होते हैं, जेनरिक नेम से ही हमने एग्ज़ाम में बताना होता है, उनके ब्रांड नेम नहीं बताने। ठीक है, लिनिजोलाइड एंड डेप्टोमाइसिन फॉर VRE वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकस। ठीक है, अगर वेंकोमाइसिन से कोई जो बैक्टीरियाज हैं वो रेजिस्टेंट हो गए हैं तो उसके लिए फिर हमने कौन सी ड्रग यूज़ करनी है, लिनिजोलाइड यूज़ कर सकते हैं एंड डेप्टोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नॉन इंटेरोकोकस, जो नॉन इंटेरोकोकाई हैं उनके लिए हम पेनिसिलिन G यूज़ करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो? समझ आ गई है? जी सर। Yes, sir. यस सर। Vancomycin resistant enterococci have emerged. More strains of Enterococcus faecium are vancomycin resistant than are strains of Enterococcus faecium. यानी कि जो फेशियम है इंटेरोकोकस वो ज़्यादा रेजिस्टेंट है एज कम्पेयर टू इंटेरोकोकस फैसिलम। उसके बाद कौन सा आ गया, स्टेप्टोकोकस निमोनिया की बात करते हैं। वो हमने जो बात की वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रही थी, यूटीआई काज करवा सकती है, बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करवा सकती है, एंडोकार्डाइटिस काज करवा सकती है, इंटेरिक एंड नॉन इंटेरिक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप्टोकोकस निमोनिया की। नेक्स्ट ग्रुप आ गया है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि इसने काम क्या करवाना है, निमोनिया काज करवाना है। निमोनिया होता क्या है, हमारे जो लंग्स हैं उनके पैरेन्काइमा की कंसोलिडेशन काज करवा देते हैं। ठीक है, उस कंडीशन का नाम क्या है, निमोनिया। अभी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया काजेज निमोनिया बैक्टीरियमिया यानी कि
bacteria in the blood is called bacteremia. Meningitis, inflammation of the leptomeninges are called meningitis. यानी कि हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द जो कवरिंग्स हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं उनकी अगर इन्फ्लेमेशन काज करवाए तो उसको meningitis बोलेंगे. एंड इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन काज करवा सकता है, सच एज ओटाइटिस मीडिया, mastitis एंड साइनोसाइटिस. यानी कि अगर मिडल एयर की इन्फेक्शन काज करवाएगा दैट इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया. अगर मेस्टॉइड प्रोसेस जिसको हम एयर सेल का भी नाम देते हैं, अगर मेस्टॉइड प्रोसेस की इन्फेक्शन काज करवा देगा तो उसको मेस्टोडाइटिस का नाम देंगे. एंड साइनोसाइटिस यानी कि अगर एयर साइंसेस जो हैं, ठीक है, उनकी इन्फ्लेमेशन काज करवाएगा तो उसको हम साइनोसाइटिस का नाम देते हैं. यहाँ तक किसी टर्म में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलने में उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ. ये टर्म समझ आ गए सबको? सर एक बार रिपीट कर देना ये कौन सी सर वाली? सर मेस्टॉइड वाली भी. चलें दोबारा मैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स काज करवा सकता है. एक तो निमोनिया काज करवा सकता है. निमोनिया के बारे में अभी हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है. उसके बाद बैक्टीरियमिया काज करवा सकता है, यानी कि अगर बैक्टीरिया हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हैं लेकिन कोई साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं कर रहे, ठीक है. बैक्टीरिया इन द ब्लड विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियमिया. क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं मेनिंजाइटिस की. मेनिंजाइटिस क्या चीज़ है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजेस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस. यानी कि हमारे जो ब्रेन के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, पाया, रेक्नॉइड एंड ड्यूरामेटर, ठीक है, लेप्टोमेनिंजेस जो हैं इनकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? मेनिंजाइटिस. यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या काज करवा सकता है? मेनिंजाइटिस. एंड इन्फेक्शन ऑफ द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक. अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की अगर ये इन्फेक्शन करवा दे, ठीक है, उसमें भी क्या होगा कि यही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा. जब अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन होती है तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक से एक क्या बोलते हैं कि कान से एक जो नाली है वो मुंह के अंदर ओरोफेरेंक्स के अंदर आके ओपन हो रही होती है, जिसका नाम क्या है? यूस्थेशियन ट्यूब, ठीक है. यूस्थेशियन ट्यूब जो होती है उसके थ्रू अगर ये इन्फेक्शन ऊपर असेंड कर जाए, ठीक है, ऊपर चली जाए. यूस्थेशियन ट्यूब कहाँ किन दो चीज़ों के दरमियान कनेक्शन है? ओरोफेरेंक्स के साथ और हमारे मिडल एयर के साथ एक कनेक्शन होता है. अगर उस कनेक्शन के थ्रू ये इन्फेक्शन असेंड कर जाए अब किस जगह तक? ओरोफेरेंक्स से ये इन्फेक्शन असेंड करके मिडल एयर तक अगर चली जाए और उसकी इन्फ्लेमेशन काज करवा दे, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन काज करवा दे, उसको क्या बोलते हैं? ओटाइटिस मीडिया, ठीक है. मिडल एयर की इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन. ओटाइटिस मीडिया के बिल्कुल बैक साइड पे, यानी कि मिडल एयर के बिल्कुल बैक साइड पे, एक्सटर्नल एयर के बिल्कुल साथ यानी कि हमारा जो पिन्ना है जो बाहर हमें कान नज़र आ रहा है, ठीक है ना, पिन्ना के बिल्कुल बैक साइड पे एक प्रोसेस होता है, एक यानी कि बोन होती है जो कि अंदर से थोड़ी खोखली जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसको एयर सेल का नाम देते हैं या उसको मेस्टॉइड प्रोसेस का नाम देते हैं, ठीक है. उस मेस्टॉइड प्रोसेस तक अगर इन्फेक्शन पहुंच जाए और उसकी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन काज करवा दे, उसका नाम क्या होता है? मेस्टेडाइटिस. यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टेडाइटिस. एंड साइनोसाइटिस क्या चीज़ है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर साइंसेस. यानी कि हमारे जो फेस है इसके इर्द गिर्द एयर साइंसेज हैं, फ्रंटल एयर साइंसेज हैं, मैक्सिलरी एयर साइंसेज हैं, ठीक है, एथमॉइडल एयर साइंसेज हैं, सफेनॉइडल एयर साइंसेज हैं, ठीक है. अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए और उनके अंदर फ्लूइड वगैरह बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से जिस वक्त हमें राइनोरिया वगैरह होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन का नाम क्या है? साइनोसाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर साइंसेज. अभी भी किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो मैं मज़ीद सिंपलीफाई कर देता हूँ, मज़ीद इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ. सर क्लियर है अब? सबको क्लियर है? अगर यस सर. यस एक्सप्लेन सर. चलें ठीक हो गया.
निमोकोकाई आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। निमोकोकाई के बारे में आपने याद रखना है कि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की नंबर 1 कॉज है, ठीक है। कम्युनिटी एक्वायर्ड का मतलब होता है कि कम्युनिटी से ये जो बैक्टीरिया है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हुआ है और इसने निमोनिया काज करवाया है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड का मतलब होता है कि हॉस्पिटल से अगर कोई इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को लगे उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड कहते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये वाली जो इन्फेक्शन है निमोकोकाई की, ठीक है, जो निमोनिया काज करवा रही है, निमोकोकस निमोनिया, ये किस जगह से आपको मिलेगी? कम्युनिटी से, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? कम्युनिटी एक्वायर्ड। दे आर कॉमन कॉज ऑफ कंजक्टिवाइटिस स्पेशली इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के अंदर ये क्या काज करवा सकते हैं? कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा, एयर का सॉरी आई का एक पोर्शन है, पार्ट है जिसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। अगर उसकी इन्फ्लेमेशन काज करवा दे तो इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस में काज करवाएगा? चिल्ड्रन के अंदर स्पेशली। मॉर्फोलॉजी यानी कि ये किस तरह का नजर आएगा? ग्राम पॉजिटिव लेंसिट शेप्ड कोकाई अरेंज्ड इन पेयर्स और शॉर्ट चेन्स, यानी कि डिप्लोकोकाई होंगे या 3-4 होंगे, ठीक है। और ये आपस में एक चेन की सूरत में मिले होते हैं और इनके जो एंड्स होंगे वो पॉइंटेड होंगे, ठीक है, यानी कि नुकीले एंड्स होंगे इनके। और उसी नुकीले एंड्स का नाम क्या है? लेंसिड शेप, ठीक है। द टर्म लेंसिड शेप्ड मीन्स दैट द डिप्लोकोकाई आर ओवल, ठीक है, ओवल होंगे विद समवट पॉइंटेड एंड्स रेदर देन बीइंग राउंडेड, ठीक है। इनके जो एंड्स होंगे राउंडेड नहीं होंगे, थोड़े से पॉइंटेड होंगे, थोड़े से शार्प होंगे, राउंड नहीं होंगे। समझ आ गई? ये किस तरह के नजर आएंगे। उसके बाद बात जी करते सर। हैं रेजरवायर, यानी कि किस जगह पे ये रिसाइड करते हैं, किस जगह पे ये रहते हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी जगह है जिस जगह पे ये स्टोर होते हैं। एंड ट्रांसमिशन, और कैसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। ह्यूमंस आर द नेचुरल होस्ट्स ऑफ निमोकोकाई। जो ह्यूमंस होते हैं वो निमोकोकाई के क्या हैं? नेचुरल होस्ट है। नेचुरली ये किस जगह पे पाया जाएगा? ह्यूमंस के अंदर। देयर इज नो एनिमल रिजर्वायर, किसी और एनिमल के अंदर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शन 5 to 50% ऑफ द हेल्दी पॉपुलेशन हार्बर्स विरुलेंट ऑर्गेनिज्म इन द ओरोफेरिंग्स, यानी कि जो अभी हम जो बात कर रहे हैं 5 to 50% ऑफ द हेल्दी पॉपुलेशन, जो बिल्कुल हेल्दी पॉपुलेशन है, उनकी ओरोफेरिंग्स के अंदर इन्होंने अपने डेरे जमाए होते हैं, ठीक है। निमोकोकाई ने उनकी ओरोफेरिंग्स फेरिंग्स के अंदर बैठा होता है, उनकी ओरोफेरिंग्स के अंदर ये रिसाइड करता है, ठीक है। और उधर से फिर क्या करेगा कि जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होगी किसी भी वजह से, यानी कि किसी बंदे को किसी भी वजह से बीमार होता है तो बीमारी के दरमियान बंदे का जो इम्यून सिस्टम होता है थोड़ा वीक हो जाता है, तो इसको जब भी मौका मिलेगा ये क्या करवा देगा? कोई ना कोई प्रॉब्लम काज करवा देगा, यानी कि उनके अंदर जितनी इसकी प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करवा सकता है, साइनोसाइटिस काज करवा सकता है, मेनिंजाइटिस काज करवा सकता है, ओटाइटिस मीडिया काज करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद मेस्टोडाइटिस काज करवा सकता है, निमोनिया, यानी कि जो भी कोई भी ये फिर इन्फेक्शन काज करवा देगा। विरुलेंस फैक्टर कौन से होंगे इसके? वो वाले फैक्टर्स जिनके थ्रू ये अपना काम सर अंजाम देता है, जिनके जो चीज़ें इसकी ख़तरनाक है, यानी कि इसके वेपन्स क्या हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड, यानी कि जो इसका कैप्सूल होगा। उसके बाद आईजीए प्रोटीएज, यानी कि आईजीए एंटीबॉडी को ब्रेक डाउन करने के लिए इसके पास जो प्रोटीन है उसका नाम है आईजीए प्रोटीएज। उसके बाद लाइपोटिकोइक एसिड, उसके बाद न्यूमोलाइसिन। न्यूमोलाइसिन बाइंड्स टू द कोलेस्ट्रॉल इन द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, यानी कि होस्ट सेल मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके साथ बाइंड करेगी, बट द एक्चुअल इफेक्ट इज अननोन। इसके एक्चुअल इफेक्ट का सही तरीके से नहीं पता, लेकिन इसकी मदद से ये क्या करेगा? सेल्स के अंदर होल क्रिएट करेगा और जो इन्फेक्शन होगी वो आगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इंक्रीज होती जाएगी, फैलती जाएगी, ठीक है। जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल की मदद से ये कुछ एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करता है, ठीक है।
उसके बाद क्या कहते हैं कि इसको किसी और तरीके से मारना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी स्प्लीन है, ह्यूमंस के अंदर स्प्लीन का नाम सुना हुआ है ना? पता है ना सबको स्प्लीन क्या होती है? यस सर। स्प्लीन के अंदर एक ऑप्सोनाइजेशन का अमल होता है। ऑप्सोनाइजेशन पता है क्या चीज़ है? नाम सुना है ऑप्सोनाइजेशन पहले कभी? ये सर यस सर, यस सर। सुना कोडिंग हुआ ऑफ है। बैक्टीरिया होता है। नहीं नहीं, बैक्टीरिया नहीं होता, कुछ सर हमारे जो जी जी। एंटीबायोटिक्स होती है वो अटैक करती है ऐसे कैप्सूल या उसके सेल वॉल को, और उसको किलिंग इफेक्ट जो हमारा आता है एंटीबायोटिक्स मैं एंटीबॉडीज का, सॉरी। मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। ऑप्सोनाइजेशन में पता क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते, यानी कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल हैं उसको डायरेक्टली इनगल्फ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब उसको इनगल्फ नहीं कर सकेंगे यानी कि उसको नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है, जब भी उनको उसको पकड़ने लगेंगे वो हाथ से निकल जाएगा। तो उसको पहले क्या करेंगे, ऑप्सोनाइज करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उसकी जो सरफेस होगी उसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे फैक्टर्स लगाएंगे कि उसको इजीली ट्रैप कर सकें, उसको पकड़ सकें, ठीक है। जब उसको यानी कि किसी चीज़ को ऑप्शनाइजेशन का मतलब है कि किसी रॉ चीज़ को हम नहीं खा सकते, ठीक है, उसको ईटेबल बनाना, उसको इस काबिल बनाना कि उसको खा सकें। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी क्या करता है कि उसको ऑप्शनाइज करता है, उसको इस काबिल बनाता है कि आप उसको पकड़ के इनगल्फ करें, इनगल्फ करने के बाद उसको ब्रेक डाउन उसकी करवा दें, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, ऑप्सोनाइजेशन। समझ आई इसकी? मैंने समझाया अपनी वर्डिंग के अंदर। बाकी अगर क्या कहते हैं बुक वाली जो वैसे डेफिनेशन वगैरह है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। An opsonization is any molecule that enhances phagocytosis by marking an antigen for an immune response or marking dead cells for the recycling। यानी कि इसमें काम क्या करना है कि इसने जो एंटीजेंस होंगे उनको मार्क करना है, ठीक है। जब एंटीजेंस को मार्क करेगी तो हमारी एंटीबॉडीज उधर जाके जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी उस एंटीजन के ऊपर। जब उस एंटीजन के ऊपर जाके एंटीबॉडीज बनेगी तो हमारे सेल्स के लिए एक साइन बन जाएगा कि ये वाला एक फॉरेन एंटीजन है, यानी कि एक फॉरेन मटेरियल है, और इसको इनगल्फ करो, और इनगल्फ करके क्या करें, इसको किल कर दो। समझ है? आगे है कि यानी कि उसके ऊपर टैग लगा देते हैं कि इस चीज़ को इनगल्फ करके इसको डिस्ट्रॉय करना है, ये हमारी बॉडी के लिए क्या चीज़ है, फॉरेन मटेरियल है। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा बोलो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नो सर, इट्स क्लियर। उसके बाद पैथोजेनेसिस की पढ़ते हैं। कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस। लेपर्टेकोइक एसिड क्या काम करता है, कंट्रीब्यूट्स टू द इन्फ्लामेटरी रिस्पांस, यानी कि इन्फ्लामेशन काज करवाने में इसका बहुत रोल है। एंड टू द सेप्टिक शॉक सिंड्रोम, यानी कि सेप्टिक शॉक सिंड्रोम काज करवाता है। यानी कि ये टॉक्सिन है जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि ब्लड वेसल जो है वो डायलेट करेंगे, जिसकी वजह से आगे शॉक डेवलप होगा। न्यूमोलाइसिन, द हेमोलाइसिन दैट कॉजेज अल्फा हेमोलाइसिस, ठीक है। न्यूमोलाइसिन का क्या काज करवा सकती है, अल्फा हेमोलाइसिस में आल्सो कंट्रीब्यूट टू द पैथोजेनेसिस, यानी कि ये आगे फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा तो ये सारी चीज़ें मिल के आगे ग्रो करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मिल के उस स्पेसिफिक ऑर्गन को, स्पेसिफिक टिश्यू को नुकसान पहुंचाएंगे। The pneumococci produce IgA protease that enhances the organism's ability to colonize the mucosa of the upper respiratory tract। ये IgA प्रोटीएज इसके पास होता है, ठीक है। IgA प्रोटीएज ने काम क्या करना होता है कि हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, यानी कि जो होलो ऑर्गन्स हैं, यानी कि हमारी जो जीआई सिस्टम है, हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक है, उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है उसके ऊपर IgA होता है ताकि कोई ऑर्गेनिज्म उस जगह पे आके बाइंड ना करे। लेकिन इस बैक्टीरिया के पास उस IgA को ब्रेक डाउन करने के लिए एक प्रोटीन होता है IgA प्रोटीएज। ये जाके पहले IgA प्रोटीएज को
उधर से कट डाउन करेगा, उधर से ख़त्म करेगा। जब उसको ख़त्म कर देगा तो इसके लिए उधर अभी कोई अपोनेंट नहीं रह जाएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी जो इसकी कॉलोनाइजेशन को अपोज करे, ठीक है। तो ये उस जगह पे ग्रो कर जाएगा। 1 मिनट, मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है। मैं दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ, आप दोबारा सब लोग ज्वाइन करें। ओके ओके सर।